नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मूर्ति विसर्जन में बवाल क्यों हुआ? क्या अब क्राइमिया भी पुतिन के पंजे से निकल जाएगा? अपने ही पाले आतंकियों से पाकिस्तान कैसे बचेगा? और बिहार के बगहा में आदमखोर बन चुके बाघ का अंत कौन करेगा? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोल दिया कि पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी मजाक नहीं है। उन्होंने यह तक बोल दिया कि वो पुतिन को जानते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि पुतिन मजाक नहीं कर रहे। एक कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने यह भी कहा कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद यह पहली बार है जब परमाणु तबाही का खतरा सबसे ज्यादा है। यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह के बाद पुतिन ने कहा था कि वो अपने इलाकों की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे और अपने देश के हर हथियार का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद बाइडेन ने यह बयान दिया और दुनिया को सावधान करते हुए कहा कि 1962 के बाद एक बार फिर दुनिया पर परमाणु तबाही का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बाइडेन ने दो टूक बोल दिया कि पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी कोई मजाक नहीं है और पुतिन सच में परमाणु हथियार चला सकते हैं, जिससे ऐसी तबाही होगी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि परमाणु हथियार गिरते ही करीब करीब पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। यूक्रेन जंग में वैसे ही बहुत बर्बादी हो चुकी है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जंग जारी है। पुतिन की सेना यूक्रेन के हर इलाके में तांडव कर रही है और इसी बीच यूक्रेन के 4 इलाकों खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में पुतिन ने जनमत संग्रह करवा दिया और 30 सितंबर को इनके रूस में विलय का ऐलान कर दिया। लेकिन पुतिन के इस कदम से ज्यादा उनकी एक धमकी ने दुनिया को डरा दिया, क्योंकि पुतिन ने कहा था कि अपने इलाकों की रक्षा के लिए वो रूस के हथियारों का विशाल भंडार युद्ध में झोंक देंगे। मतलब ये कि पुतिन ने दुनिया को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी, जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच लगातार तनातनी जारी है। लेकिन इस बार बाइडेन ने जो कहा उसे सुनकर लगता है कि वो पुतिन की धमकी से डर गए हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम में बाइडेन ने बोला कि वो पुतिन को अच्छी तरह जानते हैं और पुतिन जब परमाणु हथियारों या जैविक हथियारों के इस्तेमाल की बात करते हैं तब वो मजाक नहीं कर रहे होते। मतलब पुतिन की हर धमकी बाइडेन को सच्ची लग रही है, या यूं कहें कि उन्हें डरा रही है, वरना अपने जानी दुश्मन की बातों को नकारने के बजाय वो उसे सही नहीं बताते। यही नहीं, पुतिन की परमाणु तबाही की धमकी बाइडेन को 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट याद दिला रही है और वो कह रहे हैं कि 1962 के बाद ये पहली बार है जब परमाणु हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। हालांकि बाइडेन ने यह तर्क भी दिया कि पुतिन ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उनकी सेना खराब प्रदर्शन कर रही है और उनके पास परमाणु हथियार का इस्तेमाल ही इकलौता विकल्प है। खुद रूस के ही एक राजनीतिक विश्लेषक ने माना पुतिन की धमकी को हल्के में न लिया जाए, क्योंकि जिस दिन उनका मूड खराब हुआ वो परमाणु हथियार चला देंगे। Гораздо ближе, чем во время Карибского кризиса. Причина коренится в президенте Российской Федерации. रूस के इस जानकार ने भी दुनिया को 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट याद दिलाया। 1962 में आया ये वो संकट था जिसकी वजह से अमेरिका जैसी सुपर पावर की सांसें भी अटक गई थी और उस समय भी उसे डराने वाला रूसी था, जो उस समय का सोवियत संघ था, जिसने करीब 60 साल पहले 1962 में अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, जिसका पता अमेरिका के एक जासूसी विमान ने लगाया था, जिसने वहां की 900 से ज्यादा तस्वीरें खींची थी और पता चला था कि क्यूबा में जहां मिसाइल तैनात थी वहां से अमेरिका का फ्लोरिडा केवल 150 किलोमीटर दूर था। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को सोवियत संघ के पास बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजना पड़ा था और संकट जैसे तैसे टला था। क्यूबा एक छोटा सा देश है जिसकी अमेरिका के साथ पुरानी दुश्मनी है, जिसका सोवियत संघ ने फायदा उठाया था, क्योंकि अमेरिका ने 1958 में ब्रिटेन में और 1961 में तुर्की और इटली में 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दिया था। जिसके बाद तब के सोवियत संघ ने अमेरिका को मजा चखाने के लिए क्यूबा को चुना, क्योंकि क्यूबा की अमेरिका से भौगोलिक नजदीकी और वैचारिक दूरी थी और सोवियत संघ ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और अमेरिका से अपनी 2 शर्तें मनवाई। पहली यह कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा, दूसरी यह कि अमेरिका तुर्की में तैनात अपनी मिसाइलों को हटा लेगा। और पुतिन की बातों से डरे डरे लग रहे बाइडेन ने एक बार फिर वही समय याद किया और यह तक बोल दिया कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद यह पहली बार है जब परमाणु तबाही का खतरा सबसे ज्यादा है। साफ है कि बाइडेन अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को सावधान कर रहे हैं और खुद ये जता रहे हैं कि पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। वैसे यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने ये बात साबित भी कर दी है, इसलिए उनकी परमाणु हमले की धमकी से अमेरिका जैसी महाशक्ति भी खतरे में है। और ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी मानी और अमेरिका समेत सभी नेटो देशों को सलाह दी कि रूस ने पहले उन्हें ही उस पर हमला कर देना चाहिए था। जेलेंस्की की ये नसीहत सुनकर रूस भड़क गया और 2 टूक बोल दिया कि जेलेंस्की की सलाह तीसरे विश्व युद्ध को न्योता है,
क्योंकि पुतिन की परमाणु धमकी को जेलेंस्की ने ऐसे इस्तेमाल किया जैसे वो रूस और नेटो की दुश्मनी की आग में घी डाल रहे हैं। क्योंकि जेलेंस्की ने अमेरिका और नेटो देशों को सलाह दी कि रूस परमाणु हमला करे उससे पहले ही नेटो को रूस पर हमला कर देना चाहिए, जिससे भड़के रूस ने जेलेंस्की के बयान को तीसरे विश्व युद्ध का न्योता बता दिया। यानी नेटो का सदस्य बनने को बेताब जेलेंस्की अभी से उसे अपनी और रूस की लड़ाई में घसीटना चाहते हैं। जबकि बाइडेन पहले दिन से इससे बच रहे हैं। वो यूक्रेन को हथियार तो दे रहे हैं लेकिन अपनी सेना नहीं। लेकिन जिस तरह से पुतिन की धमकी और जेलेंस्की की सलाह उन्हें मिली है उससे लगता है कि अमेरिका फंस गया है। वो रूस से खुलकर लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर पुतिन ने परमाणु हथियार चला दिया तो उसे मैदान में उतरना होगा, जिसके बाद होगा तीसरा विश्व युद्ध, जिसका अंदाजा अमेरिका को बहुत अच्छी तरह है। इसलिए वो भी चुपके चुपके पूरी तैयारी करने में लगा है। उसने हाइपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ने वाले एक रॉकेट इंजन के टेस्ट का दावा किया है। हालांकि ये टेस्ट अगस्त में किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अमेरिका ने अब जाकर दी। इस हथियार को बनाने के लिए नेटो का दूसरा सदस्य नॉर्वे भी अमेरिका का साथ दे रहा है, जिसका असली नाम है थॉर ईआर यानी टैक्टिकल हाई स्पीड ऑफेंसिव रैमजेट फॉर एक्सटेंडेड रेंज। थॉर ईआर प्रोग्राम के तहत अमेरिका एक सॉलिड फ्यूल रैमजेट व्हीकल बनाने पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज भी ज्यादा होगी और स्पीड भी हाइपरसोनिक होगी। लेकिन इसके बावजूद वो महंगा नहीं बल्कि किफायती होगा। अमेरिका का ये सफल टेस्ट उसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में वो रूस और चीन जैसे अपने दुश्मनों से काफी पीछे है। चीन धड़ाधड़ अपने हाइपरसोनिक हथियारों को टेस्ट कर रहा है और रूस तो अपने हाइपरसोनिक हथियार यूक्रेन पर दाग भी रहा है। वहीं अमेरिका के पास अब तक ऐसा कोई हाइपरसोनिक हथियार तैयार नहीं है जिससे वो हमला कर सके। अभी वो हाइपरसोनिक हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में ही लगा है। इस बीच पुतिन की नेटो देशों पर परमाणु हमले की धमकी के बाद फ्रांस ने समंदर में अपनी घातक मिसाइल का परीक्षण किया। अपने इस कदम से फ्रांस ने रूस को यह जता दिया कि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इसीलिए फ्रांस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए समंदर में एस्टर 15 नाम की मिसाइल का परीक्षण किया। फ्रांस की नेवी ने बाकायदा इस मिसाइल परीक्षण का वीडियो भी जारी किया, जिसमें समंदर का सीना चीरते हुए उसका एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स द गॉल तेजी से आगे बढ़ता दिखा। इस दौरान जंगी जहाज के अंदर मिसाइल को टेस्ट करने की तैयारियां चलती रहीं। सारी तैयारी होने के बाद एस्टर 15 मिसाइल को लॉन्च किया गया। जैसे ही बटन दबा, युद्धपोत से आग उगलती हुई मिसाइल निकली और फिर वो तेजी से आसमान में मौजूद अपने टारगेट को तबाह करने के लिए बढ़ गई। और इस परीक्षण के बाद फ्रांस की नेवी ने यह दावा किया कि उसकी ये मिसाइल जमीन से हवा में वार करके किसी भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति कई बार पश्चिमी देशों को परमाणु मिसाइल से निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं, जिससे पूरी दुनिया में दहशत है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन यूक्रेन की जंग में पिछड़ते जा रहे हैं और इसी वजह से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। पुतिन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक पश्चिमी देश यूक्रेन को जंग में हथियारों की सप्लाई बंद नहीं करेंगे, तब तक उनका यूक्रेन पर कब्जा करने का सपना पूरा नहीं होने वाला। इसी बौखलाहट में वो कई बार नेटो देशों पर परमाणु मिसाइल चलाने की धमकी दे चुके हैं। मतलब ये कि पुतिन यूक्रेन में जंग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो नेटो से भी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि नेटो में शामिल कई देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में फ्रांस ने भी समंदर में अपनी इस ताकतवर एस्टर 15 मिसाइल का परीक्षण किया। और इसके जरिए फ्रांस ने रूस को यह संदेश देने की भी कोशिश की कि अगर उसने गलती से भी उसकी तरफ नजर उठाई तो वो चुप नहीं बैठेगा। फ्रांस का दावा है कि उसकी एस्टर 15 मिसाइल किसी भी मौसम में अपने दुश्मन को धूल में मिला सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्टर 15 मिसाइल को फ्रांस और इटली ने मिलकर बनाया है। यह मिसाइल करीब 14 फीट लंबी है और इसका वजन 310 किलोग्राम है और 30 किलोमीटर के दायरे में यह पलक झपकते ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। मतलब यह कि रूस से भिड़ने के लिए फ्रांस ने भी कमर कस ली है और अपनी इस मिसाइल का परीक्षण कर यह जता दिया कि वो पुतिन के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन को परमाणु हमला करने से रोकने के लिए रूस में तख्ता पलट हो सकता है। खबरों के मुताबिक पुतिन के करीबी ही उन्हें गद्दी से उतारने का प्लान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में मिल रही हार से बुरी तरह बौखला गए हैं और वो कभी भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। और अगर पुतिन ने ऐसा कर दिया तो फिर पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, क्योंकि उनके परमाणु हमले का जवाब देने के लिए पश्चिमी देश भी एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये कि पुतिन के एक गलत कदम से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा और युद्ध की आग में दुनिया के कई देश झुलस जाएंगे। माना जा रहा है कि रूस में पुतिन के करीबी ही दुनिया को ऐसी तबाही से बचाने के लिए एक प्लान तैयार कर रहे हैं और वो प्लान है पुतिन के तख्ता पलट का, यानी पुतिन के अपने ही उन्हें कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी कर रहे हैं।
और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में तख्तापलट को अंजाम देने पर काम शुरू भी हो चुका है। पुतिन को रोकने के लिए उनके साथ काम करने वाले कई बड़े अधिकारी, सेना के कई अफसर और वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी में काम कर चुके कई जासूस एक साथ आ गए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पुतिन को रोकने के लिए तख्तापलट ही आखिरी रास्ता है। उन्हें गद्दी से हटाकर ही परमाणु युद्ध को रोका जा सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि पुतिन एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसा ही पुतिन ने इस साल की शुरुआत में 24 फरवरी को किया था, जब दुनिया के कई देशों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर एक साथ धावा बोला था। जंग शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देश पुतिन को हमला रोकने के लिए धमकाते रहे, लेकिन पश्चिमी देशों की तमाम चेतावनियों और पाबंदियों के बाद भी वो रुके नहीं, क्योंकि पुतिन की यह जिद है कि वो किसी भी हाल में यूक्रेन को जीत कर ही रहेंगे और माना जा रहा है कि इसके लिए उन्हें यूक्रेन पर परमाणु बम भी गिराना पड़ा तो वो हिचकिचाएंगे नहीं। यानी पुतिन अपनी जिद को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक वो इस वक्त बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। वो मानकर बैठे थे कि जंग चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन युद्ध 226 दिन तक खिंच गया। इस दौरान जेलेंस्की की फौज ने ऐसा पलटवार किया कि रूसी सेना के हाथ से जीते हुए शहर भी निकलते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी तक दे दी। हालांकि इसे पुतिन की कोरी चेतावनी मानना एक बड़ी भूल साबित हो सकता है, क्योंकि इन दिनों रूस की जंग की तैयारी की जैसी खबरें सामने आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि पुतिन कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं। एक रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि न्यूक्लियर ट्रेन यूक्रेन रवाना करने के बाद वो परमाणु बंकर में छिप गए हैं, और दावा किया गया कि वो वहीं से यूक्रेन और पश्चिमी देशों के खिलाफ परमाणु हमले शुरू करने का आदेश दे सकते हैं। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस एक ट्रेन को यूक्रेन रवाना कर दिया। इसके साथ ही पुतिन ने यह धमकी भी दे दी थी कि अगर नेटो देशों ने जंग में यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो वो परमाणु बम भी गिरा सकते हैं। इस बीच नेटो की एक चेतावनी ने यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ा दी। नेटो ने आशंका जताई कि पुतिन ने परमाणु हमले के लिए अपनी सबसे खतरनाक बेलगरद पनडुब्बी को तैनात कर दिया है, और इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन परमाणु हमले की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उन्हें रोकने के लिए पुतिन रूस में ही कोशिशें शुरू हो गई हैं, और वहां ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि बिना खून खराबे के पुतिन को गद्दी से हटाया जा सके। यानी वहां ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि आसानी से पुतिन का तख्तापलट किया जा सके। दावा किया गया कि इस प्लान में पुतिन के कुछ करीबी बड़े अधिकारी ही शामिल हैं, और उन्हें सेना के कई बड़े अफसरों का भी साथ मिल रहा है, जबकि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में काम कर चुके कई जासूस भी पुतिन का तख्तापलट चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर तख्तापलट हुआ तो पुतिन के ही वफादार और उनके शेफ कहे जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन का चेहरा आगे किया जा सकता है। लेकिन प्रिगोजिन पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तख्तापलट की कोशिश में जुटे लोग कोई और विकल्प भी तलाश रहे हैं। इधर 4 साल बाद बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में पहली बुलेट ट्रेन 2026 में चलेगी। बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 92 किलोमीटर के पिलर्स अभी तक बन चुके हैं। पहली बुलेट ट्रेन का टारगेट है 2026 का। सिक्किम दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने गैंगटॉक में डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने राजभवन में सरदार पटेल की मूर्ति का भी अनावरण किया। मुंबई में एनसीबी ने छापेमारी की और 50 किलो ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। इन ड्रग्स की बाजार में कीमत करीब 120 करोड़ रुपए बताई गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच बवाल हो गया। हंगामा तब शुरू हुआ जब विसर्जन के लिए दोनों गुटों के बीच आगे निकलने की होड़ मच गई, जिससे बात इस कदर बिगड़ गई कि उनके बीच मारपीट होने लगी और फिर दोनों गुटों के लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो वीडियो सामने आया उसमें एक गुट के कई लोग डंडे से दूसरे गुट की लाउडस्पीकर से लदी गाड़ी पर ताबड़तोड़ प्रहार करते दिखे, जबकि कुछ लोग उस पर पत्थरों की बारिश करते नजर आए। तभी उनके कई साथी भी वहां पहुंच गए और फिर सारे लोग गाड़ी में लगी लाइटों को तोड़ने में जुट गए। इस दौरान कई लोग दूसरे गुट के लोगों पर पथराव भी करते रहे। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में उसी गुट के लोगों ने थोड़ी दूरी पर खड़े एक ट्रक में भी तोड़फोड़ की। 2 आदमी तो ट्रक के अगले हिस्से पर दनादन डंडे चलाते रहे, जबकि कुछ लोग ट्रक पर बड़े बड़े पत्थर फेंकते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई दंगा भड़का हो, क्योंकि जिस जगह यह बवाल हुआ वहां हर तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे। आरोप है कि हंगामे के दौरान उपद्रवियों ने विसर्जन के लिए ले जा रही मूर्ति भी तोड़ दी। बताया गया कि करीब 2 घंटे तक सड़क पर बवाल होता रहा,
जिससे उस पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। आरोप है कि उपद्रवियों ने आसपास के मकानों पर भी पथराव किया। बताया गया कि मूर्ति विसर्जन के लिए देवकी नंदन चौक से जूना बिलासपुर तक झांकियों की लाइन लगी थी। झांकी देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ जुटी थी। तभी आगे निकलने की होड़ में दो दुर्गा समितियों के बीच विवाद हो गया। आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे से वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के पश्चात दोनों समितियों के बीच मारपीट की घटना हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोग लाठियां और रॉड लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। आरोप है कि इस दौरान उपद्रवियों ने सड़क किनारे खड़े लोगों को भी निशाना बनाया। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करा दिया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इस बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के बाद अब ईरान के आत्मघाती ड्रोन से जापोरिजिया शहर पर निशाना बनाया। यूक्रेन ने दावा किया कि ड्रोन से दागी गई मिसाइल ने जापोरिजिया में 11 लोगों की जान ले ली। इससे एक रोज पहले रूस ने कीव में भी ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसने कीव को धमाकों से दहला दिया था। ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने वहां इतने बम बरसाए कि लोग थर्रा उठे। कई महीनों बाद धमाकों की आवाज से कीव का आसमान गूंजने लगा। मिसाइल के मार से जलती हुई इमारतों ने वहां के लोगों को जंग के शुरुआती दिनों की याद दिला दी, जब रूसी सेना ने वहां मिसाइलों और बमों से तांडव मचा दिया था। कई दिनों की घेरेबंदी के बाद रूस की फौज कीव से पीछे हट गई थी, लेकिन एक बार फिर कीव को ड्रोन हमले का शिकार बनाया गया और उसके ठीक बाद ईरान के ड्रोन ने जापोरिजिया शहर को भी निशाने पर ले लिया और वहां मिसाइलों की ऐसी बारिश की कि कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस जापोरिजिया परमाणु प्लांट पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और बौखलाहट में वो शहर के आम लोगों को निशाना बना रहा है, जिसके लिए उसने कीव की तरह जापोरिजिया में भी मिसाइलों की बरसात कर दी। और इसके लिए पुतिन की फौज ने एक बार फिर ईरान के उसी आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया जिससे कीव में हमला किया गया था। जापोरिजिया के गवर्नर ने दावा किया कि वहां हमला ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से किया गया, जो एक कामिकाजे यानी आत्मघाती ड्रोन है। ये ड्रोन मिसाइलें तो बरसाता ही है, खुद भी एक बम की तरह टारगेट पर गिरकर फट सकता है। दावा है कि इससे 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी निशाना बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस की सेना ने यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया, क्योंकि दावा है कि जमीनी लड़ाई में पुतिन की फौज इन दिनों यूक्रेन की सेना से बुरी तरह मार खा रही। जापोरिजिया में भी रूसी सेना की हालत बेहतर नहीं बताई जा रही। मार्च से वहां के न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमाकर बैठी रूस की सेना अब तक वहां पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई है। और इसकी वजह है ज़ेलेंस्की के सैनिकों का बढ़ा हुआ हौसला। पश्चिमी देशों से मिले घातक हथियारों से लैस यूक्रेन के सैनिक रूस के जवानों पर ऐसे हमले बोल रहे हैं कि उनके पसीने छूट रहे हैं। जापोरिजिया परमाणु प्लांट के आसपास भी करीब 7 महीनों से दोनों सेनाओं के बीच जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी रूसी सेना वहां पूरी तरह कब्जा नहीं जमा पाई है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इसी वजह से रूस अब वहां के आम लोगों को निशाना बना रहा है, ताकि ज़ेलेंस्की की सेना का हौसला तोड़ा जा सके। इधर टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में फिर छापेमारी हुई। जम्मू कश्मीर राज्य की जांच एजेंसी ने आतंकी फंडिंग केस में शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग समेत कई जगहों पर छापेमारी की। पुंछ में पुलिस ने नशीले पदार्थ और हथियारों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि ये सभी उस महिला के साथी हैं जिसे कुछ दिन पहले 2 किलो आईईडी के साथ पकड़ा गया था। शोपियां में सुरक्षा बल ने लश्कर तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। उधर भारतीय फौज की हर दिन बढ़ती ताकत से घबराए पाकिस्तान ने चीन से मिले कुछ फाइटर जेट भारत की सीमा के पास तैनात किए हैं। ये ऐसे फाइटर जेट हैं जिन्हें चीन अपने सबसे दमदार फाइटर जेट बताकर दुनिया के कमजोर देशों को बेचने की कोशिश करता है, और पाकिस्तान उसके इसी जाल में फंस गया। अब पाकिस्तान ने चीन से मिले फाइटर जेट J-10 की तैनाती भारत से लगने वाली सीमा के पास की है। इससे पाकिस्तान की छटपटाहट और उसका डर साफ हो गया। भारतीय फौज 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान की नींद उड़ा चुकी है। 2019 में भारत के पायलट अभिनंदन ने अपने मिग बाइसन से ही पाकिस्तान का F-16 जेट उड़ा दिया था, और अब तो भारतीय सेना के पास राफाल की ताकत है। राफाल की तैनाती भारत ने रणनीतिक लिहाज से बेहद संवेदनशील जगहों पर की है। राफाल की तैनाती भारत ऐसी जगहों पर कर रहा है जहां से उसे जंग के मोर्चे पर पहुंचना आसान हो, चाहे पाकिस्तान कोई गुस्ताखी करे या चीन कोई शरारत करे। राफाल बिना वक्त गंवाए जवाब देने के लिए पहुंच पाए। भारत की यही तैयारी पाकिस्तान को बेचैन कर रही है। इसीलिए उसने चीन से मिले हथियारों की तैनाती भारत की सीमा के पास करनी शुरू कर दी। हालांकि जिस एयरक्राफ्ट के दम पर पाकिस्तान अपनी ही पीठ थपथपा रहा है, वो भारत के रफाल के आगे कहीं नहीं टिकता। जबकि चीन दावा करता है कि J-10 फाइटर जेट उसका सबसे आधुनिक और खतरनाक फाइटर जेट है, लेकिन दुनिया की किसी भी जंग में J-10 का कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं।
अब जिस हथियार से जंग लड़ी ही न गई हो उस पर कोई भरोसा करे भी तो कैसे, जबकि राफाल का इस्तेमाल जंग में कई बार हो चुका है। 2007 से 2011 के बीच फ्रांस की वायुसेना अफगानिस्तान में राफाल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती रही थी। लीबिया, माली, इराक और सीरिया जैसे मुल्कों में चली जंग में भी राफाल का इस्तेमाल हो चुका है। राफाल की रफ्तार बेजोड़ है, राफाल के दम का कोई सानी नहीं। राफाल में लगे हथियारों से बचना नामुमकिन है। राफाल की मिसाइलों का निशाना अचूक है और किसी भी दुश्मन की मिसाइल के लिए राफाल को पकड़ना नामुमकिन है। हैरानी की बात यह है कि राफाल के मुकाबले के लिए पाकिस्तान चीन के J-10 की तैनाती कर रहा है, ऐसे फाइटर जेट जिन्होंने कभी जंग का कोई मोर्चा देखा तक नहीं। लेकिन पाकिस्तान इन्हीं फाइटर जेट पर इतरा रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अपने J-10 के बूते भारत के रफाल से लोहा ले सकता है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने J-10 की तैनाती भारत की सीमा से ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर की है, जो इतना कम फासला है कि चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट कुछ मिनटों में तय कर सकता है। पाकिस्तान की सीधी कोशिश भारत को यह बताने की है कि वो भी पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान ने चीन से मिले J-10 की तैनाती कामरा कला नाम की जगह पर की है, जो वहां के पंजाब प्रांत में है। कामरा कला में पाकिस्तान की वायुसेना का एयरबेस है। इस्लामाबाद से इसकी दूरी केवल 50 किलोमीटर है, जबकि भारत की सीमा केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से श्रीनगर की दूरी केवल 250 किलोमीटर है। लेकिन इस दूरी की अहमियत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर उसी ढर्रे पर चल पड़ा है जिस ढर्रे पर वो 2019 से पहले चल रहा था। भारत की सीमा के पास आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड फिर से गुलजार होने की खबर है। इसीलिए पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का भी डर सताने लगा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान का यही डर उसकी छटपटाहट की वजह बना हुआ है। इधर यूपी में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के इटावा में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। ऐसे में कई कार और बाइक सवार सैलाब के बीच से गुजरते दिखे। यूपी के बलरामपुर में भारी बारिश की वजह से एक कार सैलाब में फंस गई, जिसमें बैठे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। पीलीभीत में आई बाढ़ ने खेत में खड़ी धान की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों का काफी नुकसान हो गया। उधर हरियाणा के रोहतक कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों के दो गुट आपस में भिड़ गए। आरोप है कि वकील शराब पीकर वहां झगड़ा कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उनको रोकने की कोशिश की। लेकिन वकील उन्हीं के सामने एक दूसरे पर टूट पड़े। एक वकील ने तो दूसरे वकील को इतनी जोर के धक्का दिया कि वो पुलिस की गाड़ी से जा भिड़ा। इसके बाद वहां मौजूद लोग उसे बचाने के लिए जैसे ही आगे आए, पीछे से एक दूसरे वकील ने उस पर हमला बोल दिया। हालांकि तभी कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद तो सड़क अखाड़ा ही बन गई, वहां खींचातानी होने लगी। आरोप है कि रोहतक कोर्ट परिसर के पास कुछ वकील शराब पी रहे थे, जिनका आपस में झगड़ा हो गया, जिसे सुलझाने पुलिस वहां पहुंची। लेकिन इन लोगों ने उन्हीं के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। हालांकि मारपीट करने वाले दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बदसलूकी का आरोप लगाया। इनके बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसका वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बना लिया। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन से अपने देश के 8 साल पुराने अपमान का बदला लेने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया। ये बदला है क्राइमिया का, उस क्राइमिया का जो यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन बीते 8 साल से रूस उस पर कुंडली मारकर बैठा है। खैरसॉन में यूक्रेन की फौज को मिलती कामयाबी को देखकर जेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं, इसलिए माना जा रहा है कि उनका अगला टारगेट क्राइमिया ही है। जहां तोप, गोले और मिसाइलें बरसाकर जेलेंस्की फिर से अपने देश यूक्रेन का झंडा फहराना चाहते हैं। युद्ध लड़कर रूस को अपनी जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। यानी जिस क्राइमिया के रास्ते रूस की सेना खैरसॉन में घुसी थी, उसी खैरसॉन के रास्ते पुतिन के हाथ से क्राइमिया छिन सकता है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में मौजूद वो प्रायद्वीप है जिसे पुतिन ने 2014 में ही यूक्रेन से हथिया लिया था। क्राइमिया में भी रेफरेंडम कराया गया था और फिर पुतिन ने उसे रूस का हिस्सा घोषित कर दिया था। तब पूरी दुनिया में हल्ला मचा था। अमेरिका और उसके साथियों ने पुतिन को खूब खरी खोटी सुनाई थी, रूस के कब्जे को अवैध बताया था। लेकिन वक्त बीतने के साथ सभी देश अपने अपने रास्ते हो लिए, मगर यूक्रेन कुछ भी नहीं भूला। वो तभी से बदले की आग में जल रहा था और 8 साल बाद जब रूस ने दोबारा यूक्रेन पर हमला किया तो जेलेंस्की ने इस लड़ाई में क्राइमिया को यूक्रेन को दिलाने की कसम खा ली। बल्कि उन्होंने तो इसका ऐलान 2 महीने पहले ही कर दिया था और अगस्त में ही अपने इरादे जता दिए थे। तब जेलेंस्की ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि अब तो ये जंग क्राइमिया पर जाकर ही खत्म होगी। एक भाषण में जेलेंस्की ने कहा था कि रूस की ये लड़ाई क्राइमिया से शुरू हुई और ये खत्म भी क्राइमिया पर ही होगी। क्राइमिया की आजादी से मैं जानता हूं कि हम यूक्रेन के क्राइमिया में लौटेंगे, मगर तब पूरी दुनिया जेलेंस्की पर हंस रही थी।
किसी भी देश को यह बात पच नहीं रही थी कि जो यूक्रेन अपना मौजूदा इलाका ही रूस से बचा नहीं पा रहा, वो उससे क्राइमिया क्या ही वापस लेगा। लेकिन जेलेंस्की का प्लान दूर का था और इरादे मजबूत। वो खून का घूंट पीकर बैठे थे। और फिर 2 महीने में जेलेंस्की ने युद्ध की तस्वीर ऐसी बदली कि अमेरिका और उसके साथियों को जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने लग रहे थे, वो ही खुद मानने को मजबूर हो गए कि जेलेंस्की का प्लान हवा हवाई नहीं है। उन्होंने माना कि जेलेंस्की क्राइमिया को लेकर गंभीर है और वाकई क्राइमिया पर जीत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन की सेना जंग में बिजली जैसी रफ्तार से रूस की फौज को खदेड़ने में लगी है। उसने अमेरिका तक को हैरत में डाल दिया है। महज 1 हफ्ते में यूक्रेन अपनी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन रूस से छीन चुका है। युद्ध में यूक्रेन की सेना की इस जबरदस्त वापसी ने ही अमेरिका को मानने पर मजबूर कर दिया है कि क्राइमिया पर फिर से यूक्रेन का कब्जा हो सकता है। जंग पर करीब से नजर बनाए बैठे खुद अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर यूक्रेन इसी तेजी से बढ़ता रहा तो क्राइमिया उसकी मुट्ठी में आ सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना अपने दक्षिण में मौजूद खैरसोन में तेजी से रूस की सेना को पीछे धकेल रही है और खैरसोन से क्राइमिया ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए अगर खैरसोन जेलेंस्की के कब्जे में आया तो क्राइमिया में पुतिन का सिंहासन डोलने लगेगा। यूक्रेन अमेरिका से मिली मिसाइलें और दूसरे हथियारों से वार करके क्राइमिया में रूस की सेना को बेदम कर सकता है। अगस्त में ही यूक्रेन ने क्राइमिया पर मौजूद रूस के एयरबेस पर मिसाइलें दाग भी दी थी। इधर शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। शेयर बाजार में बैंक, ऑटो और मेटल समेत कुछ सेक्टरों में गिरावट रही, जिससे सेंसेक्स 31 अंक गिरकर 58,191 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17 अंक की गिरावट के साथ 17,315 पर पहुंच गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के मोहाली में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हुए आरपीजी अटैक मामले में आतंकी लिंक का पर्दाफाश किया। इस हमले के मास्टरमाइंड को यूपी के फैजाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के पास नोएडा फिल्म सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने कई हथियार भी बरामद करने का दावा किया। दानिश के साथ एक और शख्स था जो फिलहाल फरार हो गया है। उधर खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर मिसाइलें दागकर जापान और अमेरिका को आंख दिखाई। ये 12 दिन में छठी बार है जब उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मनों में खौफ पैदा करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जो प्योंगयांग से निकलकर जापान की तरफ बढ़ी। खबरें हैं कि इस बार किम ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की जो जापान सागर में जाकर गिरी। बताया जा रहा है कि जिन मिसाइलों को दागा गया वो कम दूरी तक जाने वाली थी। यानी कि इस बार उत्तर कोरिया ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जिनमें पहली मिसाइल ने 350 किलोमीटर तक उड़ान भरी और आसमान में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई, जबकि दूसरी मिसाइल ने 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर 800 किलोमीटर तक उड़ान भरी, जिससे यह साफ हो गया कि किम के सीधे निशाने पर दक्षिण कोरिया और जापान है। और वो इन दोनों देशों के साथ अमेरिका को भी डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा है और पिछले महीने दोनों देशों ने मिलकर समंदर में मिलिट्री ड्रिल भी की थी। और इसी वजह से किम की बाइडेन से बुरी तरह बिगड़ गई। लेकिन इस बार किम ने शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर यह जता दिया कि वो कभी भी जापान और दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया की दूरी 205 किलोमीटर है। यानी कि किम अपनी कम दूरी तक जाने वाली मिसाइल दागकर ही दक्षिण कोरिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के तेवर ढीले होते हुए दिख नहीं रहे। इससे पहले किम ने जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी वो जापान के ऊपर से होकर गुजरी थी और प्रशांत महासागर में जाकर गिर गई थी, जिसके बाद अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को फिर समंदर में तैनात कर दिया। माना जा रहा है कि बाइडेन के इसी कदम से खफा किम बार बार मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। और इस बार तो मिसाइल दागने के कुछ ही देर बाद उत्तर कोरिया के कुछ लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया से लगने वाले बॉर्डर के पास देखे गए। ये दावा दक्षिण कोरिया की तरफ से किया गया, जिसमें कहा गया कि किम के आदेश पर 12 लड़ाकू विमानों को दक्षिण कोरिया से लगने वाली सीमा के पास भेजा गया था। दक्षिण कोरिया का दावा है कि उसने भी किम के 12 लड़ाकू विमानों का जवाब अपने 30 सैन्य विमान भेजकर किया। बताया गया कि किम के लड़ाकू विमानों ने हवा से जमीन पर बमबारी करने का सैन्य अभ्यास किया, ताकि आर पार के मूड में बैठे किम कभी भी दक्षिण कोरिया पर बमों की बरसात करके उसे तबाह कर सके। हालांकि इससे पहले भी उत्तर कोरिया के सैन्य विमानों को दोनों देशों के बॉर्डर के पास देखा गया था। लेकिन ऐसा पहली बार है जब उत्तर कोरिया के इतने लड़ाकू विमान सीमा के पास मिलिट्री ड्रिल करते देखे गए। साथ ही दक्षिण कोरिया की तरफ से यह भी दावा किया गया कि किम के ये लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया की सीमा से कई किलोमीटर दूर थे। लेकिन जैसे ही दक्षिण कोरिया के सैन्य विमान वहां पहुंचे, उनसे बिना उलझे उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमान वहां से लौट गए। किम की इन्हीं हरकतों के कारण ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 4 दिनों तक समंदर में युद्धाभ्यास किया था, जिससे किम बौखला गए और उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग तेज कर दी। ऐसा तब है जब उन पर संयुक्त राष्ट्र ने इस तरह की मिसाइलों को दागने पर रोक लगाई हुई है। लेकिन किम बाज आते नहीं दिख रहे।
और ये जता रहे हैं कि वो अकेले ही काफी हैं और अपने दम पर वो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। इधर जनप्रतिनिधित्व कानून में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। चुनाव आयोग ने एक व्यक्ति एक सीट नियम लागू करने के प्रस्ताव को नए सिरे से कानून मंत्रालय को भेज दिया। इसके तहत एक आदमी एक से ज्यादा सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव आयोग की तरफ से पहली बार यह प्रस्ताव 2004 में लाया गया था, जो 18 साल बीत जाने के बावजूद लागू नहीं हो सका। चुनाव आयोग ने दलील दी कि अगर कोई 2 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है। ऐसे में वहां उपचुनाव करवाने में काफी खर्च होता है। चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव पर बीजेपी में मंथन शुरू हो गया। हमारी पार्टी जल्दी इस पे अपना मत देगी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को बुलाकर चर्चा कराने की चुनाव आयोग से अपील की। ये प्रस्ताव मेरे ख्याल से ये ऐसा है जिसको पार्टियों को सोचना चाहिए। उधर दिल्ली के नजदीक नोएडा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी आग ने काफी देर तक तांडव मचाया। शुरुआत में एक हिस्से में लगी आग धीरे धीरे फैल गई, जिसके बाद फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटें उठती रहीं, जबकि वहां से निकलने वाला दम घोटू धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आसपास धुएं का ऐसा गुबार छाया कि लोग परेशान हो गए। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत यह रही कि इतनी भीषण आग के बावजूद अंदर काम करने वाले लोग बच गए। तो राहत की बात यह है कि इस फैक्ट्री में जब आग लगी तो कोई भी हताहत नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक जिस प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी वो नोएडा के सेक्टर 3 में है। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी कि उनके हजारों आत्मघाती लड़ाके हमले के लिए तैयार बैठे हैं। तालिबान ने दावा किया कि अगर पाकिस्तान उन्हें उकसाने से बाज नहीं आया तो उसे अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि उनके आत्मघाती लड़ाके पाकिस्तान में घुसकर हमला बोल देंगे। तालिबान ने चेतावनी दी कि उनके हमलावर पाकिस्तान में हजारों घरों को जला देंगे और इस्लामाबाद को अफगानिस्तान की दूसरी राजधानी बना लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। तालिबान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उसे दुनिया भर में बदनाम कर रहा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान आतंकवाद को पनाह देने वाला देश बन गया है, और इसी बात ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को गुस्से से भर दिया, क्योंकि तालिबान का मानना है कि पाकिस्तान के इस रुख से उनकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मान्यता दिलाने की कोशिश को झटका लग सकता है। तालिबान का कहना है कि वो दुनिया के बाकी देशों से रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान उनकी छवि खराब करने में जुटा है, जिसके बाद भड़के हुए तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। इससे पहले भी वो पाकिस्तान को अमेरिका की कठपुतली बता चुका है। काबुल में अल-कायदा के सरगना अल-जवाहिरी के ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद तालिबान ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने ही अमेरिका की मदद की थी, जिसके बाद तिलमिलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण में अफगानिस्तान को आतंकवाद की पनाहगाह बताया था। माना जा रहा है कि इसी बात से नाराज तालिबान ने पाकिस्तान को सबसे बड़े हमले की धमकी दे दी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को बड़ी सौगात देंगे। गुजरात के मेहसाना का मोढेरा गांव देश का पहला सोलर विलेज बनने जा रहा है। इसकी आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री मोदी अपने गुजरात दौरे में रविवार को करेंगे। इसी सोलर प्रोजेक्ट से 3 गांव के हर मकान को बिजली पहुंचाई जा रही है। मोढेरा गांव के नजदीक बने सोलर प्लांट से इस गांव के अलावा 2 और गांवों में भी बिजली पहुंचाई जा रही है। 100% जो ऊर्जा है जो गांव ले रहा है वो सूर्य से उत्पन्न हो रही है। बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए मोढेरा गांव के सभी मकानों और इमारतों पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। एक बिल पे 3 से 4 हजार तक का मुनाफा हो सकता है। उधर खबर है कि तुर्की एजियन सागर में ग्रीस की हरकतों पर नजर रखने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वो वहां कई अंडर वाटर माइक्रोफोन प्लांट करने वाला, जिनके जरिए वो एजियन सागर के अंदर ग्रीस की पनडुब्बियों पर नजर रखेगा, क्योंकि तुर्की को ग्रीस पर भरोसा नहीं। कम से कम एजियन सागर के द्वीपों जो समंदर के अंदर होने वाली पनडुब्बियों की मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। अंडर वाटर माइक्रोफोन में सोनार सिस्टम लगा होता है, और इस तकनीक का इस्तेमाल एंटी सबमरीन हथियार की तरह किया जाता है, क्योंकि सोनार सिस्टम से लैस अंडर वाटर माइक्रोफोन जब ड्रोन के जरिए पानी में डाले जाते हैं तो देखने में एक पतली ट्यूब जैसे लगते हैं, और पानी के अंदर जाने के बाद खुलते हैं और तार से कनेक्ट माइक्रोफोन फैल जाते हैं। समंदर के अंदर ये अंडर वाटर माइक्रोफोन 6 से 8 घंटे तक काम कर सकते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर में रेडियो वेव के जरिए दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करते हैं। मतलब ये कि तुर्की ग्रीस पर नजर रखने के लिए ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने वाला है जो दूर से ही पता लगा लेंगे कि ग्रीस की पनडुब्बियां कहां पर हैं
और ये सब हो रहा है ग्रीस और तुर्की के सालों पुराने झगड़े की वजह से, जिसकी जड़ है एजियन सागर में बसे द्वीप। कुछ दिन पहले ही तुर्की ने आरोप लगाया था कि ग्रीस ने अपने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों पर निशाना साधा था, जबकि ग्रीस की दलील थी कि तुर्की के लड़ाकू विमान बिना सूचना दिए अमेरिका के B-52 बॉम्बर के साथ भूमध्य सागर के विवादास्पद एरिया में आए, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2022 की शुरुआत से ग्रीस के लड़ाकू विमान 256 बार तुर्की के हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं और 158 बार तुर्की के फाइटर जेट का रास्ता रोक चुके हैं। यही नहीं, ग्रीस के कोस्ट गार्ड की नावों ने 33 बार तुर्की की समुद्री सीमा का उल्लंघन किया है और तुर्की की दलील है कि यह सब ग्रीस उसे उकसाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो एजियन द्वीपों के मुद्दे पर तुर्की से उलझना चाहता है। ये द्वीप भूमध्य सागर के हिस्से एजियन सागर में, जो उत्तर और पश्चिम में ग्रीस से और पूर्व में तुर्की से घिरे हैं। एजियन द्वीप 7 हिस्सों में बटा है और इसका ज्यादातर हिस्सा ग्रीस के पास और कुछ हिस्सा तुर्की के पास है, लेकिन ग्रीस समंदर में अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देकर एजियन सागर में 20 किलोमीटर क्षेत्र तक अपना हक जताना चाहता है, जबकि मौजूदा समय में ग्रीस और तुर्की दोनों के पास समंदर में 11 किलोमीटर का क्षेत्र है। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम विवादों में घिर गए। राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कुछ लोगों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलवाते दिखाई दिए। ईश्वर नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा। इस वीडियो के सामने आते ही बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। सार्वजनिक रूप से ये कहना ये उनकी दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के इशारे पर किया गया है। खबर है कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर अपने मंत्री से नाराज है। वहीं पार्टी पर हमला बढ़ा तो राजेंद्र पाल गौतम ने सफाई दी। आम आदमी पार्टी तो सभी धर्मों की इज्जत करती है, सबको भारत का संविधान रखने वाले की आस्था की आजादी देता है। इस बीच खबर है कि यूरोप के देश यूक्रेन को और घातक हथियार मुहैया कराने वाले हैं। रूस को उम्मीद थी कि पुतिन की धमकी से डरकर वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन हुआ इससे उलट। यूरोप के देशों ने हथियार मुहैया कराने का अपना वादा दोहराकर पुतिन की धमकी को हवा में उड़ा दिया, जिनमें सबसे अहम मदद फ्रांस करने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन को लड़ने के लिए जरूरत के सारे हथियार मुहैया कराएंगे, ताकि वो किसी भी कीमत पर रूस के आगे कमजोर न पड़े। और फ्रांस न सिर्फ यूक्रेन में हथियार भेज रहा है, बल्कि यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों से भी मदद की अपील कर रहा है, क्योंकि अगर यूरोप के देशों से मदद ना मिली तो यूक्रेन ज्यादा दिन मैदान में टिक नहीं पाएगा। और ये बात मैक्रोन अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्होंने दावा किया कि फ्रांस यूक्रेन को हथियार, दवाइयां और आर्थिक मदद मुहैया कराता रहेगा। यानी पुतिन की धमकी से उनका फैसला नहीं बदलने वाला। खबर तो ये भी है कि फ्रांस यूक्रेन में अपनी सबसे आधुनिक होवित्जर भिजवाने की तैयारी में है, जो अपने दम पर जंग का नक्शा बदलने की ताकत रखती है। फ्रांस की यह खतरनाक तोप 1 मिनट के अंदर 6 गोले दाग सकती है, जिनसे 40 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन तक को ढेर किया जा सकता है। वहीं वजन में हल्की ये तोप आसानी से कहीं भी तैनात की जा सकती है, जिसे चलाने के लिए सिर्फ 4 लोगों की जरूरत होती है। इसलिए फ्रांस इसे अफगानिस्तान, माली और इराक में हुए युद्ध में इस्तेमाल कर चुका है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायकों पर गंभीर आरोप लगे। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सर्राफ पर चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं। कांग्रेस के दोनों विधायकों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। ये हमारी तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं है कि हमें मालूम हो। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया, बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करने में देर नहीं लगाई। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूँ, बेटी हूँ तो लड़ सकती हूँ, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी। उधर अमेरिका ने उत्तरी सीरिया के एक इलाके में एयर स्ट्राइक कर ISIS के 2 आतंकियों को मार गिराया। पिछले काफी वक्त से अमेरिका सीरिया में इस आतंकी संगठन को उखाड़ फेंकने के लिए वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, और इसी कड़ी में उसने एक बार फिर वहां ड्रोन से मिसाइलें बरसा दी। अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक में ISIS के 2 आतंकी मारे गए। जिन आतंकियों को अमेरिका की सेना ने ढेर किया, उनका नाम अबू अला और अबू मुअद अल कहतानी बताया गया। दावा किया जा रहा है कि आतंकी अबू अला ISIS के उन टॉप 5 कमांडरों में एक था, जिसकी अमेरिका को काफी अरसे से तलाश थी। इसी बीच अमेरिकी सेना को उत्तरी सीरिया के एक इलाके में उसके छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद उसे खत्म करने के लिए एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत अमेरिकी सेना ने कई दिनों तक उस पर नजर रखी
और फिर मौका मिलते ही एयर स्ट्राइक कर अबू अला और उसके साथी अबू मुअद अल कहतानी का खात्मा कर दिया गया। अमेरिका का दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान उसकी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही उस इलाके में रहने वाले किसी नागरिक को नुकसान पहुंचा। अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया कि मारे गए दोनों आतंकी सीरिया और इराक में किसी खतरनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने आईएसआईएस के दोनों आतंकियों को हवाई हमले में मार गिराया। असल में अमेरिका सीरिया से आईएसआईएस के आतंकियों का सफाया करने में जुटा है और इसके लिए वो आतंकियों और उनके ठिकानों पर ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है। इससे पहले भी जुलाई में अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में एक ड्रोन हमला कर आईएसआईएस के कमांडर माहिर अल अगाल को मार गिराया था। अबू अला की तरह माहिर भी अमेरिका की हिट लिस्ट में था और वो सीरिया में आईएसआईएस का चीफ भी था। दावा किया गया कि माहिर को मारने में वहां के कुछ कबीलों ने अमेरिका की मदद की थी और उन्हीं से मिली सटीक जानकारी पर अमेरिका ने ड्रोन हमला कर उसे मार गिराया था। मतलब ये कि सीरिया में कबीलों के लोग अमेरिका के सीक्रेट जासूस बन चुके हैं जो धीरे धीरे वहां अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे उन्हें पूरे सीरिया में फैला देगा और एक एक करके उनकी मदद से आईएसआईएस के तमाम कमांडरों को मार गिराएगा। असल में पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि आईएसआईएस एक बार फिर सीरिया को अपना गढ़ बनाने की फिराक में है, लेकिन कुर्द लड़ाकों के साथ अमेरिका के ऑपरेशन की वजह से उसे अपने मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। और माना जा रहा है कि इसी बौखलाहट में आईएसआईएस ने जुलाई के पहले हफ्ते में अमेरिका के समर्थन वाले 6 कुर्द लड़ाकों को गोलियों से भून दिया था। इसका एक वीडियो भी आतंकियों ने जारी किया था जिसमें एक सुनसान इलाके में कुर्द लड़ाकों को अंधाधुंध फायरिंग कर मार दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर अमेरिका ने आईएसआईएस पर प्रहार किया और उसके 2 टॉप कमांडरों को ढेर कर दिया। इधर वंदे भारत एक्सप्रेस फिर भैंसों से टकरा गई। मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस फिर हादसे का शिकार हो गई। गुजरात के आणंद स्टेशन के पास ट्रेन की भैंसों के झुंड से टक्कर हो गई जिसमें अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। एक दिन पहले भी वंदे भारत भैंसों से टकरा गई थी। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर उद्धव ठाकरे को दोपहर 2 बजे तक चुनाव आयोग को अपना जवाब भेजना होगा। असल में शिंदे गुट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोका है। दिल्ली में आबकारी नीति से जुड़े मामले में ईडी ने राजधानी समेत देश भर में 35 जगहों पर छापेमारी की। उधर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक लड़के ने भारी भीड़ के बीच एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो लड़का पुलिस वाले को जोरदार थप्पड़ मारता नजर आया। सामने आए वीडियो में लड़का पुलिस वाले से बहस करता दिखाई दिया जबकि वो लड़के के हाथ को पकड़कर उसे समझाता रहा। लेकिन जब पुलिस वाले ने काफी देर तक उसके हाथ नहीं छोड़े तो वो इतने गुस्से में आ गया कि उसने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद चुपके पूरी तैयारी करने में लगा है। उसने हाइपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ने वाले एक रॉकेट इंजन के टेस्ट का दावा किया है। हालांकि यह टेस्ट अगस्त में किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अमेरिका ने अब जाकर दी। इस हथियार को बनाने के लिए नेटो का दूसरा सदस्य नॉर्वे भी अमेरिका का साथ दे रहा है, जिसका असली नाम है थॉर ईआर यानी टैक्टिकल हाई स्पीड ऑफेंसिव रैमजेट फॉर एक्सटेंडेड रेंज। थॉर ईआर प्रोग्राम के तहत अमेरिका एक सॉलिड फ्यूल रैमजेट व्हीकल बनाने पर काम कर रहा है जिसकी रेंज भी ज्यादा होगी और स्पीड भी हाइपरसोनिक होगी। लेकिन इसके बावजूद वो महंगा नहीं बल्कि किफायती होगा। अमेरिका का ये सफल टेस्ट उसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है क्योंकि हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में वो रूस और चीन जैसे अपने दुश्मनों से काफी पीछे है। चीन धड़ाधड़ अपने हाइपरसोनिक हथियारों को टेस्ट कर रहा है और रूस तो अपने हाइपरसोनिक हथियार यूक्रेन पर दाग भी रहा है। वहीं अमेरिका के पास अब तक ऐसा कोई हाइपरसोनिक हथियार तैयार नहीं है जिससे वो हमला कर सके। अभी वो हाइपरसोनिक हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में ही लगा है। इस बीच पुतिन की नेटो देशों पर परमाणु हमले की धमकी के बाद फ्रांस ने समंदर में अपनी घातक मिसाइल का परीक्षण किया। अपने इस कदम से फ्रांस ने रूस को यह जता दिया कि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इसीलिए फ्रांस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए समंदर में एस्टर 15 नाम की मिसाइल का परीक्षण किया। फ्रांस की नेवी ने बाकायदा इस मिसाइल परीक्षण का वीडियो भी जारी किया जिसमें समंदर का सीना चीरते हुए उसका एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स द गॉल तेजी से आगे बढ़ता दिखा। इस दौरान जंगी जहाज के अंदर मिसाइल को टेस्ट करने की तैयारियां चलती रहीं। सारी तैयारी होने के बाद एस्टर 15 मिसाइल को लॉन्च किया गया। जैसे ही बटन दबा युद्धपोत से आग उगलती हुई मिसाइल निकली और फिर वो तेजी से आसमान में मौजूद अपने टारगेट को तबाह करने के लिए बढ़ गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोल दिया कि पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी मजाक नहीं है। उन्होंने ये तक बोल दिया कि वो पुतिन को जानते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि पुतिन मजाक नहीं कर रहे। एक कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने यह भी कहा कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद यह पहली बार है जब परमाणु तबाही का खतरा
सबसे ज्यादा है। यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह के बाद पुतिन ने कहा था कि वो अपने इलाकों की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे और अपने देश के हर हथियार का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद बाइडेन ने यह बयान दिया और दुनिया को सावधान करते हुए कहा कि 1962 के बाद एक बार फिर दुनिया पर परमाणु तबाही का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बाइडेन ने 2 टूक बोल दिया कि पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी कोई मजाक नहीं है और पुतिन सच में परमाणु हथियार चला सकते हैं, जिससे ऐसी तबाही होगी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि परमाणु हथियार गिरते ही करीब करीब पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। यूक्रेन जंग में वैसे ही बहुत बर्बादी हो चुकी है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जंग जारी है। पुतिन की सेना यूक्रेन के हर इलाके में तांडव कर रही है और इसी बीच यूक्रेन के 4 इलाकों खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में पुतिन ने जनमत संग्रह करवा दिया और 30 सितंबर को इनके रूस में विलय का ऐलान कर दिया। लेकिन पुतिन के इस कदम से ज्यादा उनकी एक धमकी ने दुनिया को डरा दिया, क्योंकि पुतिन ने कहा था कि अपने इलाकों की रक्षा के लिए वो रूस के हथियारों का विशाल भंडार युद्ध में झोंक देंगे। मतलब ये कि पुतिन ने दुनिया को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी, जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच लगातार तनातनी जारी है। लेकिन इस बार बाइडेन ने जो कहा उसे सुनकर लगता है कि वो पुतिन की धमकी से डर गए हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम में बाइडेन ने बोला कि वो पुतिन को अच्छी तरह जानते हैं और पुतिन जब परमाणु हथियारों या जैविक हथियारों के इस्तेमाल की बात करते हैं तब वो मजाक नहीं कर रहे होते। मतलब पुतिन की हर धमकी बाइडेन को सच्ची लग रही है, या यूं कहें कि उन्हें डरा रही है, वरना अपने जानी दुश्मन की बातों को नकारने के बजाय वो उसे सही नहीं बताते। यही नहीं, पुतिन की परमाणु तबाही की धमकी बाइडेन को 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट याद दिला रही है और वो कह रहे हैं कि 1962 के बाद ये पहली बार है जब परमाणु हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। हालांकि बाइडेन ने यह तर्क भी दिया कि पुतिन ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उनकी सेना खराब प्रदर्शन कर रही है और उनके पास परमाणु हथियार का इस्तेमाल ही इकलौता विकल्प है। खुद रूस के ही एक राजनीतिक विश्लेषक ने माना पुतिन की धमकी को हल्के में न लिया जाए, क्योंकि जिस दिन उनका मूड खराब हुआ वो परमाणु हथियार चला देंगे। Гораздо ближе, чем во время Карибского кризиса. Причина коренится в президенте Российской Федерации. रूस के इस जानकार ने भी दुनिया को 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट याद दिलाया। 1962 में आया ये वो संकट था जिसकी वजह से अमेरिका जैसी सुपर पावर की सांसें भी अटक गई थी और उस समय भी उसे डराने वाला रूसी था, जो उस समय का सोवियत संघ था, जिसने करीब 60 साल पहले 1962 में अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, जिसका पता अमेरिका के एक जासूसी विमान ने लगाया था, जिसने कहा कि 900 से ज्यादा तस्वीरें खींची थी और पता चला था कि क्यूबा में जहां मिसाइल तैनात थी वहां से अमेरिका का फ्लोरिडा केवल 150 किलोमीटर दूर था। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को सोवियत संघ के पास बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजना पड़ा था और संकट जैसे तैसे टला था। क्यूबा एक छोटा सा देश है जिसकी अमेरिका के साथ पुरानी दुश्मनी है, जिसका सोवियत संघ ने फायदा उठाया था, क्योंकि अमेरिका ने 1958 में ब्रिटेन में और 1961 में तुर्की और इटली में 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दिया था। जिसके बाद तब के सोवियत संघ ने अमेरिका को मजा चखाने के लिए क्यूबा को चुना, क्योंकि क्यूबा की अमेरिका से भौगोलिक नजदीकी और वैचारिक दूरी थी और सोवियत संघ ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और अमेरिका से अपनी 2 शर्तें मनवाई। पहली यह कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा, दूसरी यह कि अमेरिका तुर्की में तैनात अपनी मिसाइलों को हटा लेगा। और पुतिन की बातों से डरे डरे लग रहे बाइडेन ने एक बार फिर वही समय याद किया और यह तक बोल दिया कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद यह पहली बार है जब परमाणु तबाही का खतरा सबसे ज्यादा है। साफ है कि बाइडेन अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को सावधान कर रहे हैं और खुद ये जता रहे हैं कि पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। वैसे यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने ये बात साबित भी कर दी है, इसलिए उनकी परमाणु हमले की धमकी से अमेरिका आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक लड़के ने भारी भीड़ के बीच एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो लड़का पुलिस वाले को जोरदार थप्पड़ मारता नजर आया। सामने आए वीडियो में लड़का पुलिस वाले से बहस करता दिखाई दिया, जबकि वो लड़के के हाथ को पकड़कर उसे समझाता रहा। लेकिन जब पुलिस वाले ने काफी देर तक उसके हाथ नहीं छोड़े तो वो इतने गुस्से में आ गया कि उसने उसे थप्पड़ मार दिया। यही नहीं, इसके बाद वो उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता दिखा, जिसके बाद पुलिस वाले का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने लड़के की पिटाई करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने लड़के को जमीन पर पटका और फिर उस पर कई घूंसे बरसाए। वो पुलिसकर्मी लड़के की बेल्ट से भी पिटाई करता रहा। बताया गया कि लड़का किसी से बहस कर रहा था, तभी पुलिस वाला बीच बचाव के लिए आया था, जिसके बाद लड़के ने उसे थप्पड़ मार दिया। लड़के की पिटाई करने के बाद पुलिसकर्मी उसे अपने साथ ले गया
उधर दुनिया पर मंडराते परमाणु युद्ध के खतरे के बीच रूस की सेना ने जोरदार अभ्यास किया। रूस के साथ ही बेलारूस और कजाकिस्तान की सेनाओं ने भी अपनी ताकत दिखाई और उनके सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जंग का अभ्यास किया। इस सैन्य अभ्यास के लिए तीनों देशों की सेनाओं के सैनिक कजाकिस्तान के एक इलाके में मी-8 हेलीकॉप्टर से पहुंचे और फिर वहां असली जैसी जंग शुरू कर दी। रूस ने इस मिलिट्री ड्रिल का एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में एक बड़े मैदान में जुटे सैनिक सामने की तरफ दुश्मन को टारगेट मानकर गोलियां चलाते दिखाई दिए। दिन में ही नहीं, सैनिकों ने रात में भी वहां लड़ने का अभ्यास किया। वहां सैनिकों ने पैराशूट के जरिए जंग के मैदान में उतरने का हुनर भी दिखाया और इसके बाद दुश्मन पर हमला भी बोल दिया। कजाकिस्तान में हुई इस ड्रिल में सीएसटीओ के सदस्य देश शामिल हुए। सीएसटीओ यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देश शामिल हैं। इसमें रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश सदस्य हैं। सीएसटीओ रूस की अगुवाई वाला एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक वैसा ही जैसा अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो है। नेटो की ही तरह सीएसटीओ के पास भी अपनी ताकतवर फौज है जिसका नाम रैपिड रिएक्शन फोर्स है। इस फोर्स में शामिल 20,000 सैनिक हमेशा अलर्ट पर रहते हैं ताकि किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। इसके साथ ही सीएसटीओ के सदस्य देश आपस में युद्ध अभ्यास भी करते हैं ताकि दुश्मन को अपनी ताकत दिखाई जा सके। और ऐसा ही सैन्य अभ्यास रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान ने किया और माना जा रहा है कि इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए उन्होंने नेटो देशों को एक बार फिर सख्त चेतावनी दे दी है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में नेटो सीधे मैदान में भले ही न उतरा हो, लेकिन उसने रूस को हराने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। अमेरिका समेत नेटो देशों की ओर से यूक्रेन को हथियारों से लेकर अरबों डॉलर तक की रकम मदद के तौर पर दी जा रही है। रूसी सेना को घुटनों पर लाने के लिए खतरनाक हथियारों की सप्लाई की जा रही है। रूस की कमर तोड़ने के लिए सख्त प्रतिबंध तक लगा दिए गए, लेकिन जंग में रूस ने अब तक हार नहीं मानी है, बल्कि एक बार फिर उसने ये बता दिया कि नेटो से मुकाबले के लिए उसके पास सीएसटीओ जैसा संगठन है और इसमें शामिल देश पूरी ताकत से उसके साथ खड़े हैं। और अपने इसी शक्तिशाली गठजोड़ को दिखाने के लिए तीनों देशों की सेनाओं ने मिलिट्री ड्रिल का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें उनके सैनिक दुश्मन पर मिसाइल दागने के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करने का अभ्यास करते दिखे। वीडियो में कजाकिस्तान के एक इलाके में तीनों देशों की सेना के हेलीकॉप्टर आसमान से दुश्मन पर हमला करते दिखे। अभ्यास के दौरान जमीन पर मौजूद टारगेट पर बम गिराने और मिसाइल दागने की प्रैक्टिस की गई। साथ ही सैनिकों ने रात के अंधेरे में अपने निशाने पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करने का भी अभ्यास किया। लेकिन सीएसटीओ में शामिल इन तीनों देशों के सैनिक यहीं नहीं रुके। उन्होंने कजाकिस्तान के एक दूसरे इलाके में भी सैन्य अभ्यास करके पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाई, जिसके लिए एक ट्रेन पर हमले जैसे हालात बनाए गए, जिसमें यह दिखाया गया कि ट्रेन में टैंक लोड करते वक्त अगर हमला हुआ तो उससे कैसे निपटा जाए। वीडियो में आग को बुझाने के लिए वहां मौजूद सैनिकों ने भी बिना देर किए हालात को कंट्रोल में लेने का काम शुरू किया। इसके साथ ही जंग में सैनिकों को उतारने से पहले उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी मिलिट्री ड्रिल में कई तरीके अपनाए गए। इधर टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई। सीबीआई ने गो तस्करी के मामले में जेल में बंद टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के खिलाफ बंगाल की आसनसोल अदालत में चार्जशीट दाखिल की। झारखंड के दुमका में शादी से मना करने पर एक लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश करने का आरोप लगा। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में प्रदूषण रोकने की मुहिम के तहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खैबर पास इलाके का जायजा लिया। इस दौरान नियम तोड़ने के आरोप में एक बिल्डर को नोटिस जारी किया गया कि नियमों को कड़ाई से पालन करें, नहीं तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इस बीच बिहार के बगहा में आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बाघ की वजह से पूरे शहर में दहशत का माहौल था, जिसके बाद उसे पकड़ने की मांग पर गांव के लोग अड़ गए और मुआयना करने आई वन विभाग की टीम को घेर कर वहां जोरदार नारेबाजी की। मामला इतना बढ़ गया कि उन लोगों ने पुलिस वालों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। गांव वाले इस बात से नाराज थे कि वन विभाग के लोग बाघ को पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे थे। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में इस बाघ ने उस इलाके के 7 लोगों का शिकार किया, जिनमें एक की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद वहां लोगों का डर और बढ़ गया। नहीं जा रहा था, लोग उधर जाके उनको मार दिया और लोग देखता रह गया सब। हालांकि इस विरोध के बाद बाघ को मारने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके लिए बाकायदा शूटरों की एक टीम भी गठित कर दी गई, जिन्हें बाघ दिखते ही गोली मारने के निर्देश दिए गए। उधर जंग के बीच रूस ने अपने स्टेल्थ बॉम्बर पागदा की टेस्टिंग शुरू कर दी और अगर सब ठीक रहा तो 2023 में इसे रूस की वायुसेना में शामिल भी कर लिया जाएगा, जिसके बाद रूस का पहला प्योर स्टेल्थ बॉम्बर कहा जाने वाला पागदा दुश्मन पर कहर बरपाएगा।
यूक्रेन जंग 8वें महीने में एंट्री कर चुकी है और कभी रूस के आगे निकलने तो कभी यूक्रेन के आगे निकलने के दावे किए जाते हैं। यानी ये जंग इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही। मुमकिन है कि जंग 2023 तक भी चले और अगर ऐसा हुआ तो रूस की कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द अपने इस बॉम्बर को वायुसेना का हिस्सा बना ले, जो दुश्मन के इलाके में कब घुसेगा और कब उसका काम तमाम करके निकल जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है और टेस्ट में सफल होने के बाद इसे रूस की वायुसेना का हिस्सा बना लिया जाएगा। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि इसे अलग अलग मौसम में टेस्ट किया जा रहा है और साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बॉम्बर से रॉकेट दागे जाने पर यह कितना अधिकतम दबाव झेल सकता है। इस विमान के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे अमेरिका का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा और इससे परमाणु मिसाइलों समेत कई बम दागे जा सकते हैं और विमान की इन्हीं खूबियों की फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। इस विमान को बनाने वाली रूसी कंपनी है तुपोलेव, जिसने इस बात पर खास ध्यान दिया है कि पागदा के स्टेल्थ फीचर को कोई मात न दे सके, जिसके लिए रूस के इंजीनियर ने दुश्मनों के रडार की स्टडी की और पागदा को इस तरह बनाया कि उड़ान के समय इस विमान का रडार सिग्नेचर बहुत कम आए, यानी दुश्मन इसे न पकड़ पाए। पागदा में लगे इंजन का वजन 23 टन है और यह करीब 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वैसे रूस का यह बॉम्बर अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखाई देता है और कई तरह की क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को फायर कर सकता है, जिनमें परमाणु मिसाइलें भी शामिल होंगी। इसके अलावा पागदा से ड्रोन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो मामूली ड्रोन नहीं बल्कि स्वॉर्म ड्रोन होंगे, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है और ये झुंड में आगे बढ़ते हैं। माना जा रहा है कि पागदा इन्हें कंट्रोल कर सकता है और दुश्मन के इलाके में इनके जरिए तबाही मचा सकता है। इस बीच स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की सदस्यता पर कभी हां कभी ना का खेल खेलने वाले तुर्की ने इस बार नया पेच फंसा दिया। तुर्की के राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि स्वीडन और फिनलैंड एक साथ नेटो में शामिल होने के बजाय अलग अलग वक्त पर नेटो के सदस्य बने, जबकि स्वीडन और फिनलैंड ने मई में एक साथ नेटो में शामिल होने की अर्जी दी थी। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजीब तैयब एर्दोगान ने कहा कि उनके देश की सिक्योरिटी डिमांड को लेकर दोनों देशों का रुख अलग अलग है। ऐसे में दोनों देश अलग अलग वक्त पर नेटो का सदस्य बन सकते हैं। कहने का मतलब यह कि फिनलैंड पहले नेटो का सदस्य बन जाए और स्वीडन की सदस्यता पर बाद में चर्चा होती रहे। जब से स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो का सदस्य बनने के लिए अर्जी दी है, तभी से तुर्की उनके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। लेकिन जून में तुर्की दोनों देशों की नेटो में एंट्री के लिए मान गया, मगर कुछ शर्तों पर। उसने दोनों देशों के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया था, जिसके तहत स्वीडन और फिनलैंड ने तुर्की को उसकी शिकायतें दूर करने का आश्वासन दिया था और यह गारंटी दी थी कि वो अपने यहां पनाह लिए कुर्द लड़ाकों पर नकेल कसेंगे, क्योंकि तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है। साथ ही दोनों देशों ने तुर्की को हथियारों के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध हटाने का भी वादा किया था। इसके बाद ही तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता का विरोध छोड़ा था। लेकिन अब तुर्की का रवैया देखकर लग रहा है कि वो स्वीडन को तो फिलहाल नेटो का सदस्य नहीं बनने देगा। तुर्की का कहना है कि स्वीडन उसकी शर्तों को लेकर गंभीर नहीं लग रहा। इसलिए तुर्की के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि जब तक स्वीडन में आतंकी संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंकी स्वीडन की संसद के अंदर बैठे हैं, तब तक तुर्की स्वीडन का साथ नहीं देने वाला। तुर्की को शुरुआत से ही ज्यादा दिक्कत स्वीडन से है। फिनलैंड की तरफ उसका रुख नरम है। राष्ट्रपति रजीब तैयब एर्दोगान ने कहा कि फिनलैंड ऐसा देश नहीं है जहां आतंकी खुले घूम रहे हों। ऐसे में फिनलैंड की सदस्यता पर तो तुर्की हामी भर देगा, लेकिन स्वीडन की सदस्यता पर बिल्कुल भी नहीं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़गे का प्रचार शुरू हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। महिला एशिया कप T20 में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 13 रन से हरा दिया। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और भारत को जीत के लिए 137 रन का टारगेट दिया, लेकिन भारतीय टीम 124 रन पर ही ऑल आउट हो गई। अखिल भारतीय संत समिति नाम के संगठन ने केंद्र सरकार से वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को खत्म करने की मांग की। इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने दशहरे के जुलूस में शोर मचाने वालों को जोरदार सबक सिखाया। वहां पुलिस ने मोटरसाइकिलों में पुंगी बजाकर शोर मचाने वालों को उन्हीं के अंदाज में सजा दी और एक दूसरे के कान में वही पुंगी बजवाई। और जब उससे मन न भरा तो एक पुलिस वाले ने आगे आकर खुद ही एक लड़के के कान में वो पुंगी बजाई। पुलिस के मुताबिक ये लड़के इसी तरह से महिलाओं को छेड़ते थे, जिनकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। रोक टोक के फिर उसको वापस प्रॉपर समझाइश देकर और उनको चौंगे उनके जब्त कर लिए जाते हैं। दावा किया गया कि जुलूस में ये लड़के शोर मचाकर हुड़दंग करते थे, जिन्हें सबक सिखाने के लिए पहले तो पुलिस ने उन्हीं के कान में पुंगी बजवाई और फिर सड़क पर उनसे उठक बैठक भी लगवाई।
आरोप है कि उनमें कुछ लड़के नशे में धुत थे, जिन पर जुर्माना भी लगाया गया। उधर स्वीडन ने रूस से यूरोप तक गैस पहुंचाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से हुए रिसाव पर बेहद सनसनीखेज दावा किया। स्वीडन ने कहा कि पाइपलाइनों से लीक हुई गैस कोई हादसा नहीं था, बल्कि पाइपलाइनों में जानबूझकर बम धमाके किए गए थे। मतलब अमेरिका ने जिस बात का शक जताया था, स्वीडन की जांच ने उस पर मोहर लगा दी। यानी इशारा यह कि पुतिन ने यूक्रेन में मिलती हार की खींच निकालने के लिए यूरोप को निशाना बनाया। दोनों नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों में हुए धमाके उनके षड्यंत्र का हिस्सा थे। असल में पुतिन यूरोप को गैस धमाके में उड़ाना चाहते थे, इसलिए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों में विस्फोट करवाए गए ताकि उनसे गैस लीक हो और दो हाथ किए बिना ही यूरोप को मौत की नींद सुला दिया जाए। मतलब किसी को कानो कान खबर भी ना हो और यूरोप का काम भी तमाम हो जाए। स्वीडन की सिक्योरिटी सर्विस ने दावा किया कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए धमाकों की वजह से ही उनमें दरारें आईं और उनसे गैस रिसनी शुरू हो गई। मगर यह साफ नहीं किया गया कि गैस पाइपलाइन में धमाके कैसे हुए और इस हादसे के पीछे कौन है। लेकिन शक की सुई सीधे सीधे रूस की ही तरफ है। हालांकि रूस खुद को बेकसूर बता चुका है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को सीधा सीधा रूस पर ही शक है, इसलिए उन्होंने पिछले हफ्ते ही दुनिया को रूस के बयानों पर भरोसा न करने को कहा था और दावा किया था कि पाइपलाइनों में हुआ रिसाव जानबूझकर किया गया, क्योंकि रूस से गैस लेकर नॉर्थ स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी जाती, जिनमें पिछले हफ्ते स्वीडन और डेनमार्क के इलाके में दो लीक हुए थे। इससे ऐसा हड़कंप मचा कि स्वीडन और डेनमार्क ने जांच बैठा दी। सर्दियां मुंह बाए खड़ी हैं। ऐसे में यूरोप का मानना है कि पुतिन की उसे ठंड से मारने की चाल है। इधर ज्ञानवापी मामले में कार्बन डेटिंग पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टल गया। वाराणसी की अदालत में मंगलवार को इस मुद्दे पर अगली सुनवाई होगी। असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा गुवाहाटी में सुबह बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। मुंबई के पास ठाणे में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। इस बीच दिल्ली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कैदी पुलिस थाने से फरार होता दिखाई दिया, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें वो पुलिसकर्मी से हाथ छुड़ाकर तेजी से भागता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो पुलिस वाला कैदी के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा दिखाई दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी वो कैदी अपने जूते को सही करने के लिए नीचे झुका, जिसके बाद पुलिस वाले ने उसका हाथ छोड़ दिया और इसी का फायदा उठाकर वो वहां से भाग निकला। हालांकि कुछ पुलिस वालों ने उसे दौड़कर पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। जानकारी के मुताबिक फरार हुए कैदी को हथियारों के फर्जी लाइसेंस के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कैदी के भागने का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। उधर पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया, जिसकी वजह है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरकार को डर है कि यह संगठन कभी भी पाकिस्तान में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है और पाकिस्तान में अशांति फैला सकता है। पाकिस्तान सरकार को सबसे ज्यादा डर उन इलाकों में है जो अफगानिस्तान के नजदीक है, क्योंकि वहां टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी हमले को आसानी से अंजाम दे सकते हैं और इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने बॉर्डर के नजदीक की 4 जगहों पर फोकस रखा है। वैसे उसे ये खतरा केवल बॉर्डर के इलाकों में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में महसूस हो रहा है, जिसकी वजह है हाल ही में हुई तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 2 कमांडरों की मौत, जिसके लिए टीटीपी पाकिस्तान पर शक कर रहा है। इस मुद्दे पर टीटीपी और शहबाज सरकार के प्रतिनिधि की अफगानिस्तान में मुलाकात हुई थी, जो बेनतीजा रही और माना जा रहा है कि इसी वजह से पाकिस्तान डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि गुस्साए तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी उस पर हमला न कर दे और इसी वजह से उसने अपनी सेना और नागरिकों को अलर्ट कर दिया, जिसकी खबर अमेरिका को भी लग गई और उसने भी अपने नागरिकों को सावधान किया और उन्हें चेतावनी दी कि अगर ज्यादा जरूरी न हो तो इस समय पाकिस्तान का दौरा करने से बचें। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान इस समय हिंसा के दौर से गुजर रहा है, इसलिए वहां जाना जोखिम भरा होगा। मतलब जिस देश ने खुद आतंकियों को पनाह दी और अपने पड़ोसी देशों को निशाना बनाया, वो खुद उसी आतंकवाद से डर गया। हैरानी की बात यह कि उसे उस देश से आतंकवादी आने का खतरा है जहां की सत्ता में बैठे तालिबान उसके दोस्त माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोस्ती में दरार दिख रही है, क्योंकि कहते हैं टीटीपी अफगानिस्तान के तालिबान का ही दूसरा रूप है, जिनका काम करने का तरीका और मकसद एक है, बस नाम और काम करने की जगह में थोड़ा अंतर है। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार से पूछताछ हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार से दिल्ली में पूछताछ की। उत्तर प्रदेश के झांसी में फायरिंग के अभ्यास के दौरान T-90 टैंक का बैरल फट गया, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए।
इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को दिया गया। उनके साथ रूस के रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेन के एनजीओ सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इस बीच खैरसौन में रूस के नए भर्ती हुए सैनिकों ने जंग लड़ने की ट्रेनिंग ली। बताया जा रहा है कि रूस के कब्जे वाले खैरसौन की तरफ जेलेंस्की की फौज तेजी से आगे बढ़ रही है और इसीलिए रूसी सैनिक अलर्ट हो गए हैं। खबर है कि खैरसौन को पुतिन के पंजे से छुड़ाने के लिए यूक्रेन के जवान पूरी ताकत के साथ जोरदार हमले कर रहे हैं, जिनमें रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर तो जेलेंस्की के सैनिकों ने रूसी फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यूक्रेन की सेना से मुकाबला करने के लिए रूस के नए भर्ती हुए सैनिकों ने जंग के हालात से निपटने की ट्रेनिंग ली। यही नहीं, पुतिन के जवानों ने खुदाई कर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर हमलों से बचने का भी अभ्यास किया। खबर है कि रूस के सैनिकों की टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खैरसौन के आसपास के कुछ छोटे शहरों को वापस छीन लिया है और इसीलिए पुतिन के सैनिक यूक्रेन से मुकाबला करने की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि खैरसौन वो जगह है जहां रूस की सेना ने सबसे पहले कब्जा जमाया था। इसीलिए यहां पर उसकी पकड़ यूक्रेन के दूसरे इलाकों के मुकाबले मजबूत है। बताया जा रहा है कि जिस तरह यूक्रेन की फौज आगे बढ़ रही है, उससे अलर्ट रूसी जवान पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं, क्योंकि जंग को 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पुतिन के हाथ यूक्रेन के कुछ हिस्से ही लगे हैं। खैरसौन भी उनमें एक है। ऐसे में अगर ये भी रूस के हाथ से चला गया तो पुतिन का यूक्रेन फतह का सपना धरा का धरा रह जाएगा। यही वजह है कि खैरसौन अब पुतिन की नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पुतिन ने यूक्रेन के जिन 4 इलाकों में जनमत संग्रह कराकर उन्हें रूस का हिस्सा घोषित किया था, खैरसौन भी उनमें शामिल है। और अब अगर जेलेंस्की की सेना खैरसौन को छुड़ा पाती है तो इसका सीधा मतलब होगा कि पुतिन के हाथ से रूस की जमीन निकल गई। दावा है कि यूक्रेन की सेना उन्हीं इलाकों की तरफ बढ़ रही है जिसे पुतिन अपना बता चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन के जवानों का अब एक ही मकसद है, किसी भी हाल में पुतिन को सबक सिखाना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि वो रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के सभी हिस्सों को छुड़ाकर ही दम लेंगे। मतलब जब तक पुतिन की सेना को यूक्रेन पूरी तरह पीछे नहीं धकेल देगा, वो चैन से नहीं बैठने वाला। खबर है कि यूक्रेन के सैनिक न सिर्फ खैरसौन में रूसी फौज पर भीषण हमले कर रहे हैं, बल्कि लुहांस्क के भी कुछ हिस्सों में वो पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। दावा है कि लुहांस्क के कुछ हिस्सों को यूक्रेन ने रूस के कब्जे से आजाद भी करवा लिया है। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश चाकू लेकर एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुस गया और वहां मौजूद कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देता सुनाई पड़ा। हालांकि वहां पुलिस के पहुंचते ही उसकी सारी हेकड़ी उतर गई, जिसके बाद वो हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखा। बताया गया कि बदमाश फाइनेंस कंपनी के लोगों को धमकाने आया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, वहां पुलिस पहुंच गई, जिसने बदमाश से इतनी उठक बैठक करवाई कि उसकी सांसें फूल गईं। इधर मुलायम सिंह यादव की तबीयत अब भी गंभीर है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की तबीयत अब भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हुई, जिससे जम्मू के पास नेशनल हाईवे बंद हो गया। वहां सड़क पर मलबा आने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। इस रोड को बहाल किया जाए, रिस्टोर किया जाए। बांग्लादेश में खेले जा रहे महिला एशिया कप T20 में दोपहर 1 बजे टीम इंडिया का मुकाबला मेजबान बांग्लादेश से होगा। उधर हरियाणा में करनाल के एक रिहायशी इलाके में पटाखों के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि कोचिंग सेंटर के ऊपर गैर कानूनी तरीके से पटाखों को रखा गया था, जिनमें आग लग गई। इसके बाद पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया और पटाखों की आवाज गूंजने लगी। थोड़ी देर में कोचिंग सेंटर के एक हिस्से को लपटों ने पूरी तरह घेर लिया। आग और धुएं के बीच वहां से चिंगारियां भी निकलती दिखाई दी। संकरी गली होने की वजह से दमकल विभाग की टीम का आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। रिहायशी इलाके के बीचों बीच इस हादसे के बाद से वहां रहने वाले लोगों में काफी गुस्सा दिखा। इस बीच तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के गले की हड्डी बन गया है। बाइडेन चौतरफा घिरे हुए हैं। सबसे ज्यादा किरकिरी तो बाइडेन की सऊदी अरब दौरे की वजह से हो रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले 8 महीनों में एक बार भी अमेरिका की नहीं सुनी है। सऊदी अरब जाकर भी बाइडेन पुतिन और प्रिंस की दोस्ती में खलल नहीं डाल पाए, जिसका सबूत तब मिला जब ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में बड़ी कटौती का ऐलान किया।
इस फैसले का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन इसकी आग में सबसे ज्यादा बाइडेन जलने वाले हैं। अमेरिका में पहले से महंगाई ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। वहां का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बार बार ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर हो चुका है, लेकिन आर्थिक उठापटक के केंद्र में बाइडेन ही है, क्योंकि बाइडेन की पार्टी को ठीक 1 महीने बाद मिड टर्म इलेक्शन का सामना करना है। वहां की संसद में बाइडेन केवल स्टैंप रह जाएंगे या उनके हाथ में कुछ ताकत भी रहेगी, ये मिड टर्म इलेक्शन ही तय करेंगे। अब वोट बटोरने के लिए बाइडेन के सामने लोगों को राहत देने की चुनौती है। माना जा रहा है कि अमेरिका को अपने रिजर्व स्टॉक में रखा कच्चा तेल निकालना पड़ सकता है, ताकि बढ़ी हुई कीमतों का असर वहां के लोगों की जेब पर न पड़े। लोगों का गुस्सा बाइडेन पर इसलिए फूट रहा है क्योंकि बाइडेन ने अपने कार्यकाल में सऊदी अरब से रिश्ते बिगाड़ लिए, और माना यह जा रहा है कि अगर सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्ते मजबूत होते तो इस जंग में अमेरिका इतना मजबूर नहीं होता। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर बाइडेन बैठे हैं, तब से अमेरिका और सऊदी अरब से बीच दूरियां बढ़ती चली गई और अलग अलग मुद्दों पर बाइडेन ने सऊदी अरब को घेरना जारी रखा, यहां तक कि सऊदी अरब से अपना एयर डिफेंस सिस्टम निकालकर दूसरे मुल्कों में भेज दिया। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ जंग में सऊदी अरब को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, जबकि ट्रंप के कार्यकाल में सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहतर थे। विद्रोहियों से मुकाबला करने में अमेरिका सऊदी अरब की मदद कर रहा था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बाइडेन की ये नीति शुरू से खटक रही थी, लेकिन यूक्रेन में छिड़ी जंग ने उन्हें पलटवार का मौका दे दिया। माना जा रहा है कि तेल के प्रोडक्शन पर ओपेक प्लस देशों के फैसले की बड़ी वजह अमेरिका से यही नाराजगी भी है। ऊपर से रिश्तों के इसी त्रिकोण का फायदा रूस भी उठा रहा है। पुतिन और क्राउन प्रिंस की दोस्ती ने पूरी जंग को दुनिया की एनर्जी वॉर में बदल दिया। हालांकि अमेरिका को इसका एहसास जंग के शुरुआती महीनों में ही हो गया था, इसीलिए बाइडेन खुद मोहम्मद बिन सलमान को मनाने के लिए सऊदी अरब तक पहुंचे थे। दावा यह है कि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का पिछले कुछ दशकों का यह सबसे नाकाम दौरा रहा, जहां अमेरिका को कोई भी उपलब्धि हाथ नहीं लगी। यहां तक कि एयरपोर्ट पर बाइडेन के स्वागत के लिए पहुंचने से भी क्राउन प्रिंस ने साफ इनकार कर दिया। बाइडेन के उठाए कई मुद्दों पर मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को ही घेर लिया। बाइडेन के इस दौरे का सबसे बड़ा मकसद तेल की मुश्किल का हल निकालना था, लेकिन कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने से क्राउन प्रिंस ने साफ इनकार कर दिया। बाइडेन का दौरा खत्म होने के 5 दिन बाद तक भी अमेरिका ने इस बारे में कोई बयान तक नहीं दिया। लेकिन अब बाइडेन बुरी तरह से घिर चुके हैं। सऊदी अरब पर बनाई गई नीति उनकी सबसे बड़ी गलती बताई जा रही है। माना जा रहा है कि पुतिन और प्रिंस की दोस्ती तोड़ने के लिए अमेरिका अब अपनी नीति बदलने वाला है। मुमकिन है कि अब सऊदी अरब को मनाने की बजाय अमेरिका डराने की कोशिश शुरू करे। इधर नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बिहार के वाल्मीकि नगर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों और सहायता केंद्रों का जायजा लिया। प्रशासन से लेकर के डिपार्टमेंट तक पूरा एकदम अलर्ट है। एक्टर अरुण बाली का 79 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने खार्किव में यूक्रेन के पकड़े गए सैनिकों को सजा देने के लिए कई टॉर्चर कैंप बनाए थे, जिनमें एक का वीडियो भी सामने आया, जिसके जरिए दावा किया गया कि इसी में पुतिन के जवान जंग में पकड़े गए यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बरपाते थे। खबर है कि खार्किव के कई हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद रूसी सैनिकों ने अलग अलग टॉर्चर कैंप बनाए थे और इन कैंपों में पुतिन के फौजी जेलेंस्की के सैनिकों के अलावा यूक्रेन के आम लोगों को भी तड़पाकर मारते थे। दावा है कि रूस के जवानों ने पकड़े गए कई लोगों के सोने के दांत भी निकाल लिए। यही नहीं, यूक्रेन के सैनिकों को रूसी जवान मास्क लगाकर जहरीली गैस का डोज तक देते थे। खबर है कि पुतिन के सैनिकों की हैवानियत का पर्दाफाश तब हुआ जब यूक्रेन ने खार्किव के कई हिस्सों को रूस से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया, जहां से यूक्रेन के सैनिकों को यह टॉर्चर कैंप मिला। आरोप है कि पुतिन के जवानों ने कई लोगों को सजा देने के बाद उन्हें जिंदा दफन भी कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उनके आगे घुटने नहीं टेके। दावा है कि खार्किव के कई हिस्सों पर जब रूसी सेना ने कब्जा किया था, तब अलग अलग जगहों से लोगों को पकड़कर टॉर्चर कैंप में लाया जाता था और यूक्रेन के सैनिकों को तो यहाँ रूह कंपा देने वाली सजा दी जाती थी। दावा है कि रूस के जवान पकड़े गए जेलेंस्की के सैनिकों से सेना से जुड़ी जानकारी मांगते थे, लेकिन जब वो बगावत करने से मना करते तो उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता था। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के जवान खार्किव में पैर जमाने के बाद अब तेजी से रूसी सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। खबर है कि जेलेंस्की की फौज लुहांस्क को वापस लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी उम्मीद है जिंदा, अभी इम्कान बाकी है। अभी उम्मीद है जिंदा, अभी इम्कान बाकी है। बुलंदी पर पहुंचने का अभी अरमान बाकी है। सौभाग्य की बात कही अज्ञात ने, कहां ले चल दिए हो तुम उठाकर 4 कांधों पर। अभी तो दिल धड़कता है, अभी कुछ जान बाकी। मिलते हैं सोमवार को। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य की बात का।